हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज हम डिस्कस करेंगे पांडास लाइब्रेरी के डाटा फ्रेम के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है कि हम डाटा फ्रेम्स के इंडेक्सिंग की चेंजिंग कैसे कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस हैं, हम उनके नेम्स में चेंजेस कैसे ला सकते हैं, कैसे हम उन्हें री इंडेक्स कर सकते हैं, कैसे उनके नेम चेंज कर सकते हैं, कैसे उनकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सब जानते ही हैं कि इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का जो हमारा सिलेबस है 12th क्लास का, वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। और उन 4 यूनिट्स में से जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो आउट ऑफ 70 30 मार्क्स कवर करती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमने फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट किया था। फर्स्ट यूनिट में हम ऑलरेडी सीरीज वाला पार्ट कवर कर चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में हमारा सबसे पहला जो था डाटा हैंडलिंग विद पाइथन पांडास, उसके 2 पार्ट्स हमारे पास हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सीरीज डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और डाटा फ्रेम के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा। उन दोनों के ही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हुए हैं। उसके बाद हमने डाटा फ्रेम के एडवांस्ड ऑपरेशन स्टार्ट किए, जो कि डाटा हैंडलिंग विद पाइथन पांडास का पार्ट 2 है। उन एडवांस्ड ऑपरेशंस की सीक्वेंस में आज ये हमारी 6th वीडियो है। 5 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने स्टार्टिंग से सारा कवर किया कि एडवांस फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं डाटा फ्रेम्स पे, एग्रीगेशन फंक्शंस कौन से होते हैं, पाइवेटिंग, सॉर्टिंग, सारे पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं री इंडेक्सिंग एंड अल्टरिंग लेबल्स। जैसा कि हमें पता है कि डाटा फ्रेम पे हमारे पास 2 तरह के इंडेक्सेस होते हैं। एक होते हैं रो इंडेक्सेस और एक होते हैं कॉलम लेबल्स। रो इंडेक्सेस को हम सिंपली इंडेक्सेस भी बोल देते हैं और कॉलम लेबल्स को कॉलम नेम, कॉलम्स, लेबल्स, इस तरीके से हम बोलते हैं। अब जब हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस हैं, बट हम उन इंडेक्सेस से सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर टाइम के साथ हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, हमें अपने रोज या कॉलम्स के लेबल्स को चेंज करना है, तो उस केस में ये फंक्शंस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। When you create a data frame object, it gets its row numbers और द इंडेक्सेस। रो नंबर्स को हम इंडेक्सेस भी कहते हैं एंड द कॉलम लेबल्स ऑटोमेटिकली। तो जब भी हम डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, हमें रो इंडेक्सेस और कॉलम इंडेक्सेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। अगर हम डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट करते हैं तो उस केस में जो डिक्शनरी की कीज होती हैं वो कॉलम नेम्स बन जाती हैं। अगर डिक्शनरी नहीं है हमारे पास, हमने 2D एरे की हेल्प से क्रिएट किया है, तो 0 से लेके साइज -1 तक हमारे इंडेक्सेस हो जाते हैं। और या फिर हम कई बार डाटा फ्रेम क्रिएट करते टाइम साथ में ही इंडेक्सेस और कॉलम्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। बट समटाइम्स वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रोज एंड कॉलम लेबल्स ऑफ अ डाटा फ्रेम। बट कई बार ऐसा होता है कि जो क्रिएशन के टाइम पे हमें लेबल्स मिले हैं, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। For this, Pandas offer you a major functionality। और इसी काम के लिए Pandas ने हमें एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की है। You may change the row indexes and column labels as and when required। हम रो इंडेक्सेस और कॉलम लेबल्स को कभी भी चेंज कर सकते हैं, जब भी हमें उन्हें चेंज करने की जरूरत होती है। Recall that indexes refers to the label of axis 0। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी रोज होते हैं, हम अपनी रोज को जो लेबल्स प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडेक्सेस कहते हैं। जो रोज होती हैं वो 0th एक्सिस होता है हमारा, और उन्हें हम रो लेबल्स भी कहते हैं। एंड कॉलम्स रेफर टू द लेबल्स ऑफ एक्सिस 1। और जो एक्सिस 1 के लेबल्स होते हैं उन्हें हम कॉलम्स भी कहते हैं और या फिर कॉलम लेबल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नेम्स अल्टरनेटली यूज हो सकते हैं। आप इंडेक्सेस कहो, रो लेबल्स कहो या लेबल्स ऑफ एक्सिस 0, ये तीनों ही टर्म एक ही चीज को शो करती हैं। फिर कॉलम्स कहो, लेबल्स ऑफ एक्सिस 1 कहो या कॉलम लेबल्स कहो, ये भी तीनों चीजें एक ही चीज को शो करती हैं। देयर आर मैनी सिमिलर मेथड्स provided by Pandas library that help you rearrange, rename
एंड रीनेम इंडेक्सेस और कॉलम लेबल्स। पांडास की जो लाइब्रेरी है उसने इंडेक्सेस को रीअरेंज करने के लिए, उन्हें रीनेम करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड किए हैं और उनमें से ज्यादातर मेथड्स जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सिमिलर होता है, इसलिए हमें उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। कई बार हम ये होता है कि हमें चाहिए कुछ और होता है और हम फंक्शन कोई और यूज कर लेते हैं क्योंकि सिंटैक्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है सबका। Thus, you should read the following lines carefully to know the difference between the working of these methods. तो ये जो methods होते हैं renaming और rearranging के लिए, उन methods को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि उनके बीच का difference जो है वो हमें clear हो पाए। The methods provided by Pandas for reindexing and relabeling are, ये तीन methods हैं जो Pandas लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करती है reindexing या relabeling के लिए। इसके अलावा भी कुछ और methods होते हैं लेकिन वो हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उन्हें स्टडी करना चाहो तो आप Pandas डॉक्यूमेंटेशन से उन्हें स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड है हमारा रीनेम मेथड। रीनेम मेथड के नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक ऑलरेडी प्रेजेंट चीज है, हम उसके नेम्स को चेंज कर रहे हैं, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस थे हम उनके नाम को चेंज कर रहे हैं। तो जब हम उनके नाम को चेंज करेंगे तो हमें पुराने वाले नाम और नए वाले नाम दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर सिर्फ हम न्यू नेम्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे तो उस केस में हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कौन से वाले कॉलम को या कौन से वाली रो को कौन सा लेबल प्रोवाइड करना है। तो इसलिए हमें ओल्ड नेम के साथ इस केस में न्यू नेम्स की जरूरत पड़ती है। अ मेथड दैट सिंपली रीनेम द इंडेक्सेस और कॉलम लेबल्स इन अ डाटा फ्रेम। तो रीनेम मेथड क्या करता है कि डाटा फ्रेम के जो इंडेक्सेस और कॉलम लेबल्स हैं वो उनके नाम को चेंज करता है, उन्हें रीनेम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीइंडेक्स। अ मेथड दैट कैन स्पेसिफाई द न्यू ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस। रीनेम ने क्या किया था कि कॉलम्स के नाम को चेंज किया था, बट रीइंडेक्स क्या करता है, ये हमारे एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस का ऑर्डर चेंज करता है। यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस हमारे वही रहेंगे लेकिन ये उनके ऑर्डर को चेंज कर देगा कि कौन से वाला लेबल पहले आएगा, कौन से वाला लेबल बाद में आएगा। इसके साथ साथ ये कुछ एग्जिस्टिंग कॉलम्स को डिलीट भी कर देता है और अगर हमें न्यू कॉलम्स ऐड करने हैं तो ये उन न्यू कॉलम्स को ऐड भी कर देता है। एंड कॉलम्स और लेबल्स also created new index और column label। तो रीइंडेक्स की हेल्प से हम नए कॉलम और रोज भी ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम अभी सारा डिटेल में देखेंगे। अभी तो यहाँ हम फंक्शन की एक एक लाइन में डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि वो फंक्शन करता क्या है। अब हम वन बाय वन हर फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे कि फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, वो कैसे वर्क करता है। बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, साथ के साथ हम खुद भी अपने एग्जाम्पल से प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि जो फंक्शन है वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल पार्ट साथ साथ करते हैं तो हमें चीजें जो है वो क्लियर होती जाती है। ठीक है, तो अभी टेंशन मत लो कि सिर्फ ये नाम यहाँ पे देख के आपको ये लग रहा हो कि इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी हम हर फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रीइंडेक्स लाइक। रीइंडेक्स लाइक का क्या मतलब है, एक तो ये चीज कि वो एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस को रीऑर्डर करेगा, क्योंकि रीइंडेक्स है तो ये पहले वाले मेथड जैसा काम जो है वो तो करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ इसका मतलब क्या है कि लाइक क्या होता है, किसी और के जैसा। तो इस वाले फंक्शन के अंदर हम किसी और डाटा फ्रेम का नाम प्रोवाइड करते हैं और उस डाटा फ्रेम के जैसे इंडेक्सेस जो हैं हमारे डाटा फ्रेम में क्रिएट हो जाते हैं। A method for creating indexes, columns, label based on another data frame object। यानी कि हमारे पास कोई और डाटा फ्रेम है और हमें अपने डाटा फ्रेम में भी उस डाटा फ्रेम जैसे इंडेक्सेस चाहिए, तो उस केस में हम रीइंडेक्स लाइक को यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं रीनेम मेथड कि रीनेम मेथड क्या होता है और कैसे काम करता है। द रीनेम फंक्शन रीनेम द एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस कॉलम लेबल्स इन अ डाटा फ्रेम। ये रीनेम फंक्शन क्या करता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस या कॉलम लेबल्स हैं, इंडेक्सेस का मतलब यहाँ पे रो लेबल और ये कॉलम लेबल की, चाहे हम रो के केस पे अप्लाई कर रहे हो या कॉलम के केस पे, वो उन्हें क्या कर देता है, रीनेम कर देता है। द ओल्ड एंड न्यू इंडेक्सेस
column labels are to be provided in the form of dictionary। अब मैंने आपको बताया ही था कि जब हमें रीनेम करना है तो हमें ओल्ड नेम भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे और न्यू नेम्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और किस फॉर्मेट में करेंगे? डिक्शनरी के फॉर्मेट में। अब यहाँ हम डिक्शनरी ही क्यों यूज करते हैं, कोई और कुछ क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि अभी तक हमने जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उनमें से मैपिंग का काम सिर्फ डिक्शनरी ही करती है, क्योंकि डिक्शनरी में हमारे पास पेयर की फॉर्म में डाटा होता है। डिक्शनरी के अलावा कोई और ऐसा डाटा स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास जिसमें पेयर की फॉर्म में डाटा होता हो। डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा होता है। तो अगर हमने ओल्ड नेम को की बना दिया और जो वैल्यू है उस पे नया नाम दे दिया, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जहां जहां वो की होगी वो अपनी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। इस टाइप की वो मैचिंग जो है परफॉर्म कर देगा। लेकिन डिक्शनरी के अलावा और कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें हम दोनों ओल्ड और न्यू वैल्यू को एक साथ प्रोवाइड कर सकें। यहाँ देखिए, वेयर कीज आर द ओल्ड इंडेक्सेस और कॉलम नेम्स, की जो कीज होती हैं वो हमारी पुराने वाले रो लेबल या कॉलम लेबल्स होते हैं। एंड द वैल्यूज आर द न्यू नेम्स फॉर द सेम, और उसकी जो वैल्यू होती है वो उसका नया नाम बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक ऐसी डिक्शनरी दी है जहां पे हमने Q1 की में दिया और यहाँ पे ये दिया 1, Q2 हमारी नेक्स्ट की है और उसके लिए वैल्यू क्या है 2, तो इस टाइप की डिक्शनरी का मतलब क्या है? The above dictionary employs that old indexes column labels namely Q1। ठीक है, यहाँ पे ये Q1 चाहे हमारी रो का लेबल हो या कॉलम का लेबल हो, ये हर जगह किससे रिप्लेस हो जाएगा? 1 से। should be now renamed as 1। अब इसका न्यू नेम क्या बन जाएगा? 1। Similarly, Q2 should be renamed as 2, और Q2 वाला जो नेम है वो किससे चेंज हो जाएगा? 2 से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रीनेम फंक्शन का सिंटैक्स हमारा क्या होता है। ये यहाँ पे आपको 2 सिंटैक्स दिए हुए हैं, इनमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए फर्स्ट मेथड जो है, फर्स्ट मेथड क्या है हमारा? सबसे पहले डाटा फ्रेम का नाम, डॉट लगा के फंक्शन का नाम। ठीक है, डाटा फ्रेम कौन सा हमें यूज करना है? जिसके इंडेक्सेस हमें चेंज करने हैं उस डाटा फ्रेम का नाम, डॉट रीनेम फंक्शन का नाम। ठीक है, अब इसके बाद हमें प्रोवाइड करने हैं आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट 2 तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। एक तरीका तो ये कि आप मैपर प्रोवाइड कर दो और उसके साथ प्रोवाइड कर दो एक्सेस। मैपर का मतलब क्या है? ये जो हमने डिक्शनरी टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ा इसे हम कहते हैं मैपर। ठीक है, इस केस में हमें क्या करना है? हमें सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे मैपर के प्लेस पे एक डिक्शनरी प्रोवाइड कर देनी है जिसमें की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा है। ठीक है, उसके बाद हमें ये बताना है कि ये जो हमने डिक्शनरी दी है ये किसको रीनेम करेगी, रो के लेबल्स को या कॉलम के लेबल्स को। तो उसके लिए हम देते हैं एक्सेस की वैल्यू। अगर हमने एक्सेस की वैल्यू 0 दी होगी तो वो रो के लेबल्स को चेंज करेगी, अगर हमने एक्सेस की वैल्यू 1 दी होगी तो वो कॉलम के लेबल्स को चेंज करेगी। तो इस केस में ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स हमारे कंपल्सरी हैं, मैपर भी और एक्सेस भी। इन प्लेस की वैल्यू जो है वो ऑप्शनल होती है, हम चाहे तो इन प्लेस प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इन प्लेस का यूज क्या होता है? जब हम इन प्लेस प्रोवाइड नहीं करते, हमने मान लीजिए सिर्फ ये दोनों आर्ग्यूमेंट हमें दिए हैं, तो उस केस में क्या होगा कि इस फंक्शन से एक नया डाटा फ्रेम क्रिएट होगा और उसके इंडेक्सेस हमारे न्यू इंडेक्सेस होंगे, लेकिन जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम है उसके इंडेक्सेस में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसा कि हमने सॉर्टिंग के केस में भी पढ़ा था, पाइवटिंग के केस में भी पढ़ा था कि फंक्शन क्या करेगा, एक नया डाटा फ्रेम क्रिएट करेगा, उसमें फंक्शनैलिटी अप्लाइड होगी, लेकिन ओरिजिनल डाटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इन प्लेस की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है और हमने इन प्लेस दिया नहीं है। उस केस में ओरिजिनल डाटा फ्रेम में कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट अगर हमने इन प्लेस आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया और उसकी वैल्यू फॉल्स दी तो सेम ही काम रहेगा, लेकिन अगर हमने इन प्लेस की वैल्यू ट्रू कर दी तो उस केस में क्या होगा, ये जो फंक्शन से हमारे इंडेक्सेस चेंज हुए हैं वो ओरिजिनल डाटा फ्रेम में भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन प्लेस का मतलब क्या होता है, उसी जगह पर। अभी तो जो हमने फंक्शनैलिटी अप्लाई की वो नया डाटा फ्रेम क्रिएट कर रही थी,
ओरिजिनल में कोई चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अगर इन प्लेस ट्रू कर दिया तो यानी कि जो ये फंक्शनैलिटी है वो उस प्लेस पर भी चेंजेस करेगी, यानी कि ओरिजिनल डाटा फ्रेम में भी हमारे चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा मेथड है यूज करने का वो ये कि अगर आप मैपर और एक्सेस अलग अलग प्रोवाइड करना नहीं चाहते तो आप इसे एक ही स्टेटमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको रो के लेबल्स चेंज करने हैं तो एक्सेस 0 और मैपर के बजाय आप क्या कर दीजिए, इंडेक्स इक्वल करके यहाँ पे डिक्शनरी प्रोवाइड कर दीजिए। जो डिक्शनरी आपने मैपर में प्रोवाइड की थी, इंडेक्स इज इक्वल टू वो डिक्शनरी प्रोवाइड की, तो उस केस में क्या होगा, हमारे रो के जो लेबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अगर आपने कॉलम्स इज इक्वल टू वो डिक्शनरी प्रोवाइड की तो उस केस में हमारे कॉलम्स के लेबल जो हैं चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर इस मेथड के अंदर भी सिर्फ एक आर्गुमेंट जो है कंपल्सरी होता है, या तो आप इंडेक्स प्रोवाइड कर दो या फिर आप कॉलम्स प्रोवाइड कर दो। अगर आपको दोनों को रीनेम करना है तो आप दोनों भी दे सकते हो, लेकिन एक प्रोवाइड करना कंपल्सरी है। ठीक है, इन प्लेस अगेन वही ऑप्शनल है। अगर आप इन प्लेस की वैल्यू नहीं दोगे तो उस केस में हमारा नया डाटा फ्रेम ही क्रिएट होगा, लेकिन अगर आपने इन प्लेस की वैल्यू ट्रू दे दी है तो उस केस में हमारे ओरिजिनल डाटा फ्रेम में भी चेंजेस शो होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको ये आर्ग्यूमेंट्स के बारे में ही समझाया गया है कि कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट क्या क्या काम कर रहा है। जो मैपर, इंडेक्स और कॉलम्स हैं, यानी कि ये वाला पार्ट फर्स्ट मेथड में और ये दोनों जो सेकंड मेथड में हमारे हैं, ये डिक्शनरी जैसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें हम ओल्ड नेम एज अ की लेंगे और न्यू नेम एज अ वैल्यू स्टोर करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा एक्सेस की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, या फिर आप एक्सेस इज इक्वल टू इंडेक्स या कॉलम्स भी लिख सकते हो, और डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, एक्सेस 0 होती है। यानी कि अगर इस केस में आप एक्सेस प्रोवाइड नहीं करोगे, सिर्फ आपने मैपर प्रोवाइड करके छोड़ दिया, तो वो रो के लेबल्स को चेंज करेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देनी है, अभी तक आपने जितने भी फंक्शंस पढ़े, चाहे वो डाटा फ्रेम के बेसिक वाली वीडियोस में पढ़े या एडवांस वाली में पढ़े, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जब हम एक्सेस प्रोवाइड नहीं करते तो एक्सेस की वैल्यू 0 होती है। ये चीज तो अब सब में सेम थी, वही चीज यहाँ भी है कि एक्सेस की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, 0 है। बट जब एक्सेस की वैल्यू 0 होती थी तो ऑपरेशन हमेशा कैसे परफॉर्म होता था, कॉलम वाइज परफॉर्म होता था। ठीक है, जैसे अगर आपने एक्सेस की वैल्यू नहीं दी और आपने मीन फंक्शन यूज किया होता था तो आपको हर कॉलम का मीन कैलकुलेट होके मिल जाता था। बट यहाँ इस केस में क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, हम यहाँ लेबल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये आपके पास कॉलम्स के नेम है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये रोज के नेम है। अब ये इस डाटा फ्रेम के अंदर आपके पास वैल्यूज है, मान लीजिए आपके पास दो कॉलम्स हैं, ये फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, ये सेकंड कॉलम की वैल्यू। सिमिलरली सेकंड रो में ये फर्स्ट कॉलम की वैल्यू और ये सेकंड कॉलम की वैल्यू। देन थर्ड रो में भी ये फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा और ये सेकंड कॉलम हो गया। देन फोर्थ रो में भी ये फर्स्ट कॉलम मान लीजिए और ये सेकंड कॉलम मान लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए जब आप मीन कैलकुलेट कर रहे होते थे और एक्सेस 0 होता था तो वहां पे होता क्या था कि कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। कॉलम वाइज कैसे परफॉर्म होता था, यानी कि इन सारी वैल्यूज का मीन कैलकुलेट होता था और इन सारी वैल्यूज का मीन जो है वो कैलकुलेट हो जाता था। यहां से इन सारी वैल्यूज का मीन आपके पास कैलकुलेट हो जाता था, तो इसलिए हम ये कहते थे कि कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे फंक्शन का नाम क्या है, रीनेम, और रीनेम क्या कर रहा है, लेबल्स चेंज कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही सेम है। जब एक्सेस 0 है तो यानी कि कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यानी कि कॉलम वाइज तो इस तरीके से है आपका, तो यहाँ पे ये लेबल्स किसके हैं, हमारे रोज के लेबल्स हैं, और यही लेबल्स हमारे क्या होंगे, रीनेम होंगे। हर रो का लेबल जो है वो क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। इस फर्स्ट रो का भी, सेकेंड रो का भी, थर्ड का भी और फोर्थ का भी। तो यहाँ पे अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये चीज सबको समझ आ रही होगी, क्योंकि जहां से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, नमपाई लाइब्रेरी जब हम पढ़ रहे थे, एचस्टैक, वीस्टैक, वहां से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। वहां मैंने आपको डिटेल में बताया था कि एक्सेस 0 पे कॉलम वाइज ऑपरेशन क्यों परफॉर्म होता है।
हमें ये पता है एक्सिस 0 जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है और एक्सिस 1 जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर भी जब हम एक्सिस 0 लेते हैं तो ऑपरेशन कॉलम वाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सिस 0 रो को रिप्रेजेंट करता है तो हर एक रो की कंसीडरेशन होती है। तो जब हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं और एक्सिस 0 है तो हर रो की वैल्यू को हम ऐड करके मीन निकालेंगे और इसलिए देखने में हमें क्या लगता था कि ये कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अब आपको ये ध्यान रखना है, जब आप वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे तो एक्सिस 0 का मतलब क्या था कि कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। बट जब आप वैल्यूज पे नहीं लेबल्स पे काम कर रहे हो तो लेबल्स के केस में अगर एक्सिस 0 है तो एक्सिस 0 का मतलब आपका रोज है और एक्सिस 1 है तो एक्सिस 1 का मतलब आपका कॉलम ही है। ये चीज माइंड में क्लियर रखना। नाउ नेक्स्ट आर्गुमेंट इज अवर इन प्लेस आर्गुमेंट। इन प्लेस की डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो फॉल्स होती है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल डाटा फ्रेम में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। विच रिटर्न अ न्यू डाटा फ्रेम विद रीनेम्ड इंडेक्सेस और लेबल्स। तो इन प्लेस अगर फॉल्स होता है तो वो क्या करता है, नया डाटा फ्रेम हमें रिटर्न करता है। बट अगर इसकी वैल्यू ट्रू है देन चेंजेस आर मेड इन द करंट डाटा फ्रेम। तो हमारा जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम है उसमें चेंजेस मिलते हैं एंड न्यू डाटा फ्रेम इज नॉट रिटर्न, और नए डाटा फ्रेम को रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमें एक कोड स्निपेट दिया हुआ है, यानी कि प्रैक्टिकल पार्ट का आपकी बुक में स्निपेट लगाया हुआ है ताकि जो स्टूडेंट साथ साथ प्रैक्टिकल नहीं कर पाते उन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक डाटा फ्रेम है NDF। ठीक है, ये डाटा फ्रेम इस बुक में पहले से क्रिएटेड है। इस डाटा फ्रेम में हमारे पास 4 रोज हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, और 4 ही कॉलम्स हैं, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। ठीक है, अब हमने इस डाटा फ्रेम पे रीनेम फंक्शन को कॉल किया। तो डाटा फ्रेम का नाम डॉट फंक्शन का नाम, तो NDF डॉट रीनेम। अब इसके अंदर हमने क्या प्रोवाइड किया, इंडेक्स इज इक्वल टू, यानी कि रो लेबल। यहाँ पे इंडेक्स यूज करने का मतलब क्या है कि हम रो लेबल्स चेंज कर रहे हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू Q1 किससे रिप्लेस हो जाए, 1 से, Q2 2 से रिप्लेस हो जाए, Q3 3 से रिप्लेस हो जाए, और Q4 जो है वो 4 से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, अब ये देखिए जब हमने इस फंक्शन को रन किया तो ये आपको आउटपुट मिला। कॉलम्स में हमने कोई चेंजेस नहीं किए थे तो कॉलम नेम्स हमारे सेम है, बट रो इंडेक्सेस देखिए हमारे अब क्या बन गए, 1 2 3 एंड 4। बट इसके बाद एक चीज ये देखिए, जब हमने दोबारा से NDF को डिस्प्ले करवाया, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम था जब हमने इसे डिस्प्ले करवाया तो अगेन हमें इंडेक्सेस क्या मिले, Q1 2 3 4 मिले। ओरिजिनल डाटा फ्रेम में कोई चेंज हमारा नहीं हुआ था। बट यही अगर हम इन प्लेस की वैल्यू ट्रू दे देते, जैसा कि हमें नेक्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है, NDF डॉट रीनेम, अगेन हमने इंडेक्स इज इक्वल टू ये डिक्शनरी प्रोवाइड की, यानी कि रो लेबल्स हमने चेंज किए 1 2 3 4 से। बट इस केस में हमने एक और आर्गुमेंट प्रोवाइड किया, वो कौन सा आर्गुमेंट है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि इस बार हमने क्या कहा कि हमारे ओरिजिनल डाटा फ्रेम में ही चेंजेस हो जाएं। ठीक है, तो इस केस में जब हमने NDF को डिस्प्ले करवाया तो हमें देखिए रिजल्ट क्या मिला, NDF के अंदर भी हमारे जो ये लेबल्स थे रोज के वो चेंज हो गए। प्रीवियस केस में ओरिजिनल डाटा फ्रेम में कोई चेंज नहीं हुआ था, बट इस केस में हमारे ओरिजिनल डाटा फ्रेम के इंडेक्सेस जो हैं वो चेंज हो गए। अब हम इस पार्ट को एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ताकि हम साथ साथ जो है चीजें क्लियर होती रहे कि ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है। अब ये मैं एनाकोंडा से स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ। यहाँ पे जब हमें रीनेमिंग करनी है तो सबसे पहले हमारे पास एक डाटा फ्रेम होना चाहिए, तो हम एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर लेंगे और फिर हम उस डाटा फ्रेम के इंडेक्सेस को चेंज करके देखेंगे। जो डाटा फ्रेम हमारी बुक में है हम उसी टाइप का डाटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं, बट डाटा फ्रेम क्रिएट करने से पहले हमें पांडाज और numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम दोनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पांडाज एज PD एंड इंपोर्ट numpy एज NP। ठीक है, इसके बाद डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमें कोई भी 2D स्ट्रक्चर चाहिए, तो 2D स्ट्रक्चर के लिए हम एरे यूज कर लेते हैं। एरे क्रिएशन के लिए हमें numpy लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, तो numpy लाइब्रेरी हमने एज NP
ली हुई है, तो हमने क्या कॉल किया, np.array। जिन स्टूडेंट्स को डाटा फ्रेम क्रिएट करना नहीं आता, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप डाटा फ्रेम की जो बेसिक वीडियोस हैं उसके फर्स्ट 2-3 पार्ट्स देखें। इवन स्टार्टिंग का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसी में हमने डाटा फ्रेम क्रिएट करने के इनफ मेथड्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। डाटा फ्रेम की क्रिएशन बहुत तरीके से की जा सकती है। 2D डिक्शनरी से की जा सकती है, डिक्शनरी विद सीरीज, डिक्शनरी विद लिस्ट, 2 डायमेंशनल एरे, अलग अलग मेथड होते हैं। यहाँ हमारा फोकस रीनेमिंग पे है, तो मैं एरे क्रिएशन डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको एरे क्रिएशन डाटा फ्रेम क्रिएशन समझनी है तो आप डाटा फ्रेम वाली बेसिक वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। तो अब डाटा फ्रेम के लिए पहले हम यहाँ एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं एक 2D एरे क्रिएट कर लेती हूँ। रैंडमली हम कोई भी वैल्यूज ले लेंगे। हमने जो बुक में एग्जांपल देखा उसमें 4 रोज 4 कॉलम्स थी, तो हम यहाँ पे भी वही ले रहे हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं। चलो चेंज कर लेते हैं इसे, हम 5 रोज ले लेते हैं, ठीक है। एक वैल्यू हम यहाँ और ले लेते हैं, और हम रोज 5 कॉलम्स हो गई है हमारे पास, हम रो जो है वो 3 ले लेंगे। रैंडमली हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यूज जो है वो ले ली है। ये हमारी सेकंड रो में भी 5 वैल्यूज आ गई। अब एक थर्ड रो और क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारी इसमें भी जो है वो 5 वैल्यूज हो गई। तो ये हमारा एरे क्रिएट हो गया। अब हम इस एरे से जो है डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया df। इसमें अब हम लाइब्रेरी पांडास यूज करेंगे, क्योंकि डाटा फ्रेम पांडास लाइब्रेरी की हेल्प से क्रिएट होता है। तो लाइब्रेरी का नाम डॉट फंक्शन नेम, डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए डाटा फ्रेम फंक्शन यूज होता है, जिसका D कैपिटल और F कैपिटल होना चाहिए। हमने एरे की हेल्प से क्रिएट किया। अब पहले मैं आपको ये प्रिंट करके दिखा देती हूँ कि ये हमारा डाटा फ्रेम जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ या नहीं। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये देखिए, जब हमने डाटा फ्रेम क्रिएट किया हमने एरे से क्रिएट किया, और एरे में जो है हमारे डिफॉल्ट इंडेक्सेस 0 से साइज -1 तक होते हैं। तो यहाँ हमारे रो और कॉलम्स दोनों के नाम जो है वो 0 1 2 3 4 की फॉर्म में डिस्प्ले होंगे। तो ये देखिए, जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो ये हमारे पास 5 कॉलम आ गए जिसके इंडेक्सेस 0 से 4 तक हैं, और 3 रो आ गई जिनके इंडेक्सेस 0 1 2 हैं। लेकिन हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज से जब हम करेंगे और रो और कॉलम दोनों के सेम है तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो हम यहाँ रो और कॉलम के इंडेक्सेस चेंज कर लेते हैं, और ताकि बुक से समझते हुए हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, हम सिमिलैरिटी अगर होगी तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, तो हम वही रो कॉलम इंडेक्सेस ले लेते हैं। सबसे पहले रो के लिए लेंगे, तो रो के लिए हम यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं इंडेक्सेस की। Q1 हमने दिया फर्स्ट रो के लिए, देन सेकंड रो के लिए Q2 हो गया, एंड देन थर्ड रो के लिए Q3 हो गया। ठीक है, ये हमारे रो लेबल्स हो गए। अब हम इसी तरीके से कॉलम लेबल्स प्रोवाइड कर देंगे। कॉलम्स इज इक्वल टू, ये भी हम लिस्ट की फॉर्म में देंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमारी जो बुक में था 2016, 17, 18, 19 था, हमारे पास 5 कॉलम है, तो हम ले लेते हैं 2015। ये इंटीजर है तो कोट्स में लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिख लेंगे 2015, 2016, 2017, 18 एंड 2019। ये हमने पांचों कॉलम्स के लिए नेम ले लिए। अब जब हम इसे रन करवाएंगे तो ये देखिए हमारे डाटा फ्रेम के इंडेक्सेस चेंज हो चुके हैं। ये हमारे कॉलम्स के इंडेक्सेस हैं 2015, 2016, 17, 18, 19 और इसी तरीके से रोज के Q1, 2 एंड 3। अब हमें इस पे कॉल करना है रीनेम इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को फिलहाल के लिए हटा देते हैं। हमें रीनेम करना है, हम एक नया डाटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं df1, और अब हम इस पे लगाएंगे रीनेम मेथड। तो df डॉट रीनेम, इसके अंदर हमें क्या प्रोवाइड करनी है, डिक्शनरी प्रोवाइड करनी है। अभी जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा वो एग्जाम्पल हमारा किस फॉर्म में था, हमने इंडेक्स इज इक्वल टू लिया था, लेकिन हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बुक वाला मेथड रन करके दिखा देती हूँ, फिर हम इसमें अलग अलग वेरिएशंस जो हैं वो करके देखेंगे। तो यहाँ हम पहले इंडेक्स ले लेते हैं।
इंडेक्स इज इक्वल टू, अब हम इसे डिक्शनरी की फॉर्म में लेंगे तो हमारे पास इंडेक्स जो है वो रो के लेबल्स चेंज करने के लिए होता है। हमारे पास 3 रो हैं तो हम उनके लेबल्स जो है वो रिनेम कर देते हैं। तो Q1 की वैल्यू हम देंगे, ये हमारा Q1 हो गया। इसके लिए मान लीजिए हम वैल्यू दे देते हैं Q1। ठीक है, हम अपनी चॉइस का कोई भी नेम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट Q2 को हम रिप्लेस कर देंगे Q2 से, और Q3 के लिए अब हम लेंगे, तो Q3 के लिए हम ले लेते हैं Q3। ये हमने तीनों रोज के लिए जो है न्यू लेबल्स प्रोवाइड कर दिए, इससे हमारी जो है रीनेमिंग परफॉर्म हो जाएगी। अब इसके बाद हम कमांड दे देते हैं प्रिंट df1। ठीक है, ये हमारा न्यू डाटा फ्रेम प्रिंट करेगा। इसके साथ साथ हम ओल्ड डाटा फ्रेम भी प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं पहले। नाउ प्रिंट ओरिजिनल डाटा फ्रेम। ये स्ट्रिंग जो है हम इसलिए डिस्प्ले करवा रहे हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में इजी रहे। अब इसके बाद हम ओरिजिनल डाटा फ्रेम की प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे। हमारे ओरिजिनल डाटा फ्रेम का नाम क्या था, df, तो हमने उसे प्रिंट करवा दिया। अब हम इसे रन करके देखते हैं तो ये देखिए, ये हमारा रीनेम्ड वाला डाटा फ्रेम है, क्योंकि पहले हमने कौन सा डाटा फ्रेम प्रिंट करवाया है, df1, जो कि न्यू डाटा फ्रेम है। आप चाहो तो इससे पहले भी एक प्रिंट स्टेटमेंट हम दे देते हैं, प्रिंट रीनेम्ड डाटा फ्रेम। अब इसे रन करवाते हैं। ये देखिए, ये पहले वाला जो है ये हमारा रीनेम डाटा फ्रेम है, तो आप इसमें देखिए रोज के इंडेक्सेस जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, Q1, Q2 एंड Q3 है। बट उसके बाद जब हमने ओरिजिनल डाटा फ्रेम df डिस्प्ले करवाया तो उसमें हमारे रो इंडेक्सेस में कोई चेंज नहीं आया है, उसमें हमारे रो इंडेक्सेस पहले वाले जैसे ही है। बट अगर मैं यहाँ इन प्लेस की वैल्यू दे देती हूँ, in place is equal to true। अब इस केस में क्या होगा, हमारे ओरिजिनल डाटा फ्रेम में ही चेंजेस होंगे। तो जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए, रीनेम्ड डाटा फ्रेम में क्या डिस्प्ले हो रहा है, नन, और ओरिजिनल डाटा फ्रेम में हमारे जो है वो चेंजेस परफॉर्म हो गए। क्योंकि यहाँ पे आपको बुक में आपने पढ़ा था, क्लियरली मेंशन था कि जब हम इन प्लेस की वैल्यू ट्रू देते हैं तो हमें नया डाटा फ्रेम रिटर्न नहीं होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इफ ट्रू देन चेंजेस आर मेड इन द करंट डाटा फ्रेम एंड न्यू डाटा फ्रेम इज नॉट रिटर्न्ड, और नया डाटा फ्रेम जो है वो रिटर्न नहीं किया जाता। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जब आपने ndf.rename index is equal to कॉल किया था तो आपका ये न्यू डाटा फ्रेम जो है डिस्प्ले हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये इन्होंने, हम तो स्पाइडर यूज कर रहे हैं बट इन्होंने कमांड प्रॉम्प्ट यूज किया हुआ है, जहां हर लाइन का आउटपुट साथ साथ आता है। तो इस लाइन का आउटपुट यहाँ पे ये इमीडिएटली आया, बट जब यहाँ पे इन प्लेस की वैल्यू ट्रू दी तो ये देखिए इस स्टेटमेंट का कोई आउटपुट यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, इसका आउटपुट यहाँ पे ये डिस्प्ले हुआ था, जो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। इसके बाद ndf जब डिस्प्ले करवाया उसमें कोई चेंज नहीं थे, बट इस कमांड के बाद जब ndf डिस्प्ले करवाया इसमें जो है हमारे चेंजेस शो हो रहे हैं। तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे देखी कि जब हमने इन प्लेस की वैल्यू को ट्रू किया तो कोई नया डाटा फ्रेम जो है रिटर्न नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट हमें क्या मिला, नन मिला, और हमारे ओरिजिनल डाटा फ्रेम में ही जो है वो चेंजेस शो हो रहे हैं। तो आई होप इन प्लेस का कॉन्सेप्ट जो है वो सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। अब इन प्लेस के बाद हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो दूसरा मेथड था, यानी कि अगर हम ये इंडेक्स इज इक्वल टू ना प्रोवाइड करें, इस केस में हमें क्या होगा, हमने सिर्फ मैपर दे दिया, यहाँ पे हमने एक्सिस की वैल्यू दे दी। अब इस केस में जो है ये हमारा बिल्कुल पहले वाले केस की तरह वर्क करेगा, क्योंकि एक्सिस 0 का मतलब क्या होता है कि रो के लेबल्स चेंज होते हैं, जो हमारे रो इंडेक्सेस होते हैं वो चेंज होते हैं। तो ये वाली कमांड हमारी बिल्कुल सिमिलर किसके जैसी है, पहले वाले कमांड के जैसी। इसे हम जब रन करेंगे तो हमारे रो लेबल्स चेंज हो जाएंगे। देखिए ये हमारा रीनेम्ड इंडेक्स है और ये हमारा ओरिजिनल इंडेक्स, ओरिजिनल डाटा फ्रेम है।
बिल्कुल सेम वही रिजल्ट आया है जो हमें कब मिला था, जब हमने इंडेक्स इज इक्वल टू ये मैपर शो किया था। बट मान लीजिए मैं यहाँ से एक्सेस इज इक्वल टू 0 भी हटा देती हूँ, इस केस में क्या होगा? इस केस में भी आपका रिजल्ट सेम रहेगा, क्योंकि एक्सेस की डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या होती है? 0 होती है। यानी कि जब हमने एक्सेस की कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, उस केस में भी हमारे रो के इंडेक्सेस ही चेंज होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रन भी करके दिखा देती हूँ। जब हमने इसे रन किया तो भी हमें आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम मिला, क्योंकि आप यहाँ से देख भी सकते हो, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है एक्सेस की वो क्या होती है? 0। यानी कि अगर आपने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की तो बाय डिफॉल्ट रो के इंडेक्सेस जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, अब रो के तो हमने दोनों मेथड करके देख लिए, ये मैपर में एक्सेस प्रोवाइड करके एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया, और इंडेक्स इज इक्वल टू डिक्शनरी प्रोवाइड करके भी देख लिया। अब हम करते हैं कॉलम्स को चेंज। ठीक है, इस बार हमें किसे रीनेम करना है? कॉलम्स को। तो जब हम रीनेम मेथड यूज करेंगे तो अगेन हमारे पास रीनेम को यूज करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि हम डायरेक्टली पहले यहाँ पे मैपर प्रोवाइड कर देते हैं। हमारे पास 5 कॉलम है, तो पांचों कॉलम्स के लिए हम मैपर दे देते हैं। 2015 को हम सिर्फ 15 से रिप्लेस कर देते हैं। 2016 को हम 16 से रिप्लेस कर देंगे। 2017 को हम 17 से रिप्लेस कर देते हैं। 2018 को हम 18 से रिप्लेस कर देंगे, और 2019 को हम 19 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब इस केस में हमें मैपर तो दे दिया, लेकिन एक्सेस की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, यानी कि वो रोज के लेबल्स को चेंज करता है। बट इस केस में हमें क्योंकि कॉलम्स के लेबल चेंज करने हैं, तो हमें यहाँ एक्सेस क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? 1 प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसे सेव करके रन करके देखते हैं। ये देखिए, अब हमारे कॉलम्स के लेबल जो है वो चेंज हो गए। यहाँ आप देख सकते हैं कॉलम्स के लेबल क्या है, 15, 16, 17, 18, और हमारे ओरिजिनल डाटा फ्रेम में जो है कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। बट अगर आप यहाँ पे इन प्लेस प्रोवाइड कर देते हो, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, तो अगेन सेम वही चीज होगी। न्यू डाटा फ्रेम जो है वो रिटर्न नहीं होगा, चेंजेस ओरिजिनल डाटा फ्रेम में ही शो होंगे। तो ये देखिए, रीनेम्ड डाटा फ्रेम में क्या आ गया? नन, यानी कि कोई नया डाटा फ्रेम आपको नहीं मिला, और ओरिजिनल डाटा फ्रेम्स में ही कॉलम के लेबल्स जो है वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब अगर इन प्लेस हम हटा देते हैं, क्योंकि ये हमें न्यू डाटा फ्रेम रिटर्न कर देगा। अब एक्सेस 1 अगर हम प्रोवाइड ना करना चाहें तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है? हम यहाँ पे कॉलम्स मेंशन कर दें, कॉलम्स इज इक्वल टू दिस। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये सेम पहले वाले केस की तरह वर्क करेगा कि हमारे न्यू डाटा फ्रेम जो रिटर्न हो गया उसमें कॉलम्स के नाम चेंज हो गए और ओरिजिनल डाटा फ्रेम में कुछ चेंजेस नहीं हुए। बट अगर हम यहाँ से इस कॉलम्स को भी हटा दें, जब हमने रो वाला केस डिस्कस किया था उसमें हमारा ये वाला जो केस था वो भी परफेक्टली वर्क कर रहा था, क्योंकि एक्सेस की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है तो रो के लेबल्स चेंज हो गए थे। बट जब हमने ये मैपर प्रोवाइड किया है और अब अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा? उस केस में हमें रिजल्ट जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेस की वैल्यू 0 है, तो वो रो के लेबल्स को चेंज करने की कोशिश करेगा। और जब वो रो के लेबल्स को चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो Q1, Q2 और Q3 को यहाँ पर ढूंढेगा कि Q1, Q2, Q3 को किससे रिप्लेस करना है। बट यहाँ तो कॉलम्स की रिप्लेसमेंट दी हुई है और कॉलम कोई रिप्लेस होगा नहीं, तो उस केस में हमें ना रो के लेबल्स चेंज होंगे और ना कॉलम्स के लेबल चेंज होंगे। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, हमारा जो रिनेम डाटा फ्रेम है उसमें ना रो के लेबल्स चेंज हुए और ना ही कॉलम्स के लेबल जो है वो चेंज हुए हैं, क्योंकि एक्सेस यहाँ 0 है, यानी कि रो के लेबल चेंज होंगे और रोज में से ना 2015, 16, 2017, 2018, 2019 कोई भी जो है वो रो लेबल नहीं है, तो इसलिए कोई चेंजेस नहीं हुए। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है वो सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट है, जो चीज नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट चीज। ये देखिए, यू मे ऑल्सो राइट द अबव कमांड एज दिस।
अब आप देख ही सकते हैं प्रीवियस कमांड जो थी वो कैसे यूज की थी, वो हमने इंडेक्स इज इक्वल टू यहाँ पे मैपर प्रोवाइड किया था, बट अगर आप विदाउट इंडेक्स के मैपर प्रोवाइड करते हैं तो आप यहाँ पे एक्सेस 0 प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं। द अबव कमांड विल गिव द सेम रिजल्ट एज आउटपुट 69। तो ये जो आउटपुट 69 था ऊपर, वही सेम आपको रिजल्ट मिलेगा। ये आपका आउटपुट 69 था, तो यानी कि आप इंडेक्स इज इक्वल टू मैपर लिखें या फिर मैपर के साथ एक्सेस 0 प्रोवाइड करें, बोथ आर द सेम थिंग। The above example renamed the row indexes। तो अभी जो हमने बुक में एग्जाम्पल देखा उसने क्या किया है, रो इंडेक्सेस को चेंज किया है। टू चेंज द कॉलम लेबल्स यू शुड गिव द आर्ग्यूमेंट लाइक दिस। तो कॉलम्स को चेंज करने के लिए या तो आप कॉलम्स इज इक्वल टू करके ये डिक्शनरी मैपर प्रोवाइड कर दो, और या फिर मैपर के साथ एक्सेस इज इक्वल टू 1 प्रोवाइड कर दो। तो ये भी हमने रन करके देख लिया है कैसे करते हैं। ये बुक में भी आपको कोड स्निपेट लगा के जो है वो दिखाया हुआ है। ndf.rename हमने कॉलम्स को रिनेम किया 2016 को 16 से 17, 18, 19 इस तरीके से, और यहाँ एक्सेस क्या दे दिया 1। तो इस केस में हमारे कॉलम्स जो हैं वो रिनेम हो गई। और या फिर इसे करने का एक और तरीका क्या है कि हमने रिनेम मेथड के अंदर कॉलम्स इज इक्वल टू करके मैपर को प्रोवाइड किया, तो इस केस में भी हमारे कॉलम्स के लेबल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप एक्सेस प्रोवाइड करो या फिर नाम के साथ मैपर को प्रोवाइड करो, बोथ आर द सेम थिंग। फॉर रीनेम द फंक्शन डिक्ट वैल्यू मस्ट बी यूनिक 1 to 1। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो रीनेम फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं डिक्शनरी की, ये यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, 1 to 1 होनी चाहिए। क्यों? इसका मतलब क्या है कि लाइक हमने 2016 के लिए अभी वैल्यू क्या दी, 16 दी, तो ये हमारा 1 to 1 एक कॉम्बिनेशन हो गया। बट हम अगर अगेन एक वैल्यू दे देते हैं 2016 इज इक्वल टू, हमने लिख दिया 206, ठीक है, या फिर हमने 2017 इज इक्वल टू लिख दिया 16, तो उस केस में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी हमें पता है कि डिक्शनरी की कीज जो है वो यूनिक होती हैं, हम डिक्शनरी की कीज को रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हम ये मैपर प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें हमें यूनिक कॉम्बिनेशंस ही प्रोवाइड करनी चाहिए। लेबल्स नॉट कंटेन्ड इन द डिक्ट विल बी लेफ्ट एज इट इज। तो ये भी चीज आप देख चुके हो। इसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, लेबल्स नॉट कंटेन्ड इन द डिक्शनरी, यानी कि जब आप कॉलम्स को चेंज कर रहे हो या फिर आप रो को चेंज कर रहे हो, उस केस में अगर आपके रो का कोई लेबल या फिर आपके कॉलम्स का कोई लेबल डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो उसे ऐसे का ऐसे छोड़ दिया जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा लेबल लिस्टेड डोंट थ्रो एन एरर। और अगर आपकी डिक्शनरी या मैपर में कुछ एक्स्ट्रा लेबल्स हैं तो वो एरर थ्रो नहीं करेंगे। अब ये दोनों ही लाइंस जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे, जो ये हमने लास्ट एग्जांपल किया था। अब यहाँ देखिए, क्योंकि हमने एक्सेस की वैल्यू नहीं दी तो एक्सेस की डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, यानी कि हम रो लेबल्स को चेंज कर रहे हैं। अब जो रो लेबल हमारे मैपर में प्रोवाइड नहीं है उसे एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। यही बात वो कह रहा है, लेबल नॉट कंटेन्ड इन डिक्ट विल बी लेफ्ट एज इट इज। तो जब हम रोज के इंडेक्सेस चेंज कर रहे हैं तो रो का जो लेबल यहाँ नहीं है वो एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे रो के तीनों ही लेबल जो है वो प्रेजेंट नहीं थे हमारी डिक्शनरी में। इसे ये यहाँ से कॉपी हो गया, ये देखिए, जो हमारी रो के लेबल्स थे ये तीनों Q1, Q2 और Q3, इन तीनों में से कोई भी हमारे मैपर में अवेलेबल नहीं था, तो ये तीनों ही एज इट इज रहे, तीनों में से कोई भी रीनेम जो है वो नहीं हुआ। सेकंड लाइन वो क्या कह रहा है कि अगर एक्स्ट्रा लेबल्स हैं तो वो भी एरर नहीं देते। तो इस केस में तो हमारे सारे ही लेबल्स एक्स्ट्रा थे, क्योंकि जो हमने ये लेबल्स मैपर में प्रोवाइड किए हैं उनमें से तो कोई भी डिक्शनरी की रोज में है ही नहीं, तो इसलिए पर इस केस में भी यहाँ पे उसने एरर थ्रो नहीं किया। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा लेबल्स होते हैं वो एरर थ्रो नहीं करते हैं। इसे अगर आप किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज करके दिखा देती हूँ आपको। मैं यहाँ एक्सेस 1 दे देती हूँ। एक्सेस 1 के केस में क्या होता है, ये कॉलम्स के लेबल को चेंज करेगा,
पहले आप इसे रन करके देख लीजिए। ये देखिए कॉलम के लेबल्स रीनेम हो रहे हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ से 2019 वाला केस हटा देती हूँ, ठीक है। अब मैंने सिर्फ 4 कॉलम्स को रीनेम किया, 2015, 2016, 2017 एंड 2018। अब जब मैं इसे रन करूंगी तो ये देखिए सिर्फ ये 4 कॉलम्स तो रीनेम हो गए, लेकिन जो कॉलम डिक्शनरी में मैंने नहीं लिखा था वो एज इट इज रहा। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको वो लाइन जो है वो ज्यादा क्लियर हो गई होगी कि जो हमने डिक्शनरी के मैपर में प्रोवाइड नहीं किया वो चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज रहा। दूसरी चीज वो क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा लेबल डोंट थ्रो एन एरर। तो मान लीजिए मैं यहाँ प्रोवाइड कर देती हूँ 2012:12, ठीक है, और इसके अलावा एक और लेबल मैं यहाँ दे देती हूँ 2011 इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब हमने इस मैपर में कितने दिए, 2011 11 से रिप्लेस हो 15, 16, 17, 18 और 20, ठीक है। अब यहाँ 2011 और 2012 जो है वो एक्स्ट्रा लेबल्स हैं जो कि डिक्शनरी के कॉलम्स में है ही नहीं, पर जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमें कोई एरर नहीं देगा। ये देखिए परफेक्टली रन हो गया। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा लेबल्स होते हैं ना तो वो एरर देते हैं, और अगर हमने किसी को स्किप कर दिया तो वो एज इट इज रहता है, चेंज नहीं होता है। नाउ आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, इंडेक्स मेथड, सॉरी रीइंडेक्स मेथड। रीइंडेक्स मेथड क्या करता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस हैं वो उन्हें रीऑर्डर करता है। द फंक्शन रीइंडेक्स इज यूज्ड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस एंड लेबल्स। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस और लेबल्स हैं उनके ऑर्डर को चेंज करने के लिए हम रीइंडेक्स मेथड को यूज करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसका सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स भी आप 2 तरीके से कर सकते हो, और दोनों ही तरीके जो हैं वो बिल्कुल सेम है रीनेम की तरह, क्योंकि रीनेम में भी हमने यही कहा था, या तो मैपर के साथ एक्सेस प्रोवाइड कर दो या इंडेक्स और कॉलम के आगे मैपर लिख दो, और यहाँ भी वही दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले वही जिस डाटा फ्रेम में चेंजेस करने हैं उस डाटा फ्रेम का नाम, डॉट फंक्शन का नाम दैट इज रीइंडेक्स। अब इसके अंदर जब हम आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे तो अगर हमें रो के लेबल्स को चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे उन जो हमारे एग्जिस्टिंग रो लेबल्स हैं उनका न्यू ऑर्डर। अब यहाँ पे हमें डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पुराने नाम से नया नाम जो है वो रिप्लेस नहीं करना है। तो वहां तो हमें क्या करना पड़ रहा था, ओल्ड नेम और न्यू नेम दोनों लिखने पड़ रहे थे कि जो हमारा पुराना नाम है वो लिखा और उसके साथ हमने नया नाम प्रोवाइड किया कि इस नेम को इस न्यू नेम से रिप्लेस कर दो। बट यहाँ तो हमें कोई रिप्लेसमेंट करनी ही नहीं है, यहाँ तो हमारे पास ऑलरेडी कॉलम और रोज के इंडेक्स अवेलेबल हैं और उनका हमें सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है। तो हमें एक ही वैल्यू देनी है, तो सिंगल वैल्यू के लिए हम यहाँ पे एरे या लिस्ट जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर रो के इंडेक्सेस को रीऑर्डर करना है तो हम इंडेक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एरे प्रोवाइड कर देंगे। कॉलम के लेबल्स को चेंज करना है तो कॉलम्स इज इक्वल टू न्यू एरे प्रोवाइड कर देंगे। ये मेथड आर्गुमेंट की अभी हमें जरूरत नहीं है, तो आपको ये वाला आर्गुमेंट जो है वो करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आप इस आर्गुमेंट को छोड़ दीजिए, ठीक है। फिल वैल्यू का यूज मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि रीइंडेक्स मेथड की हेल्प से हमारे कई बार नए कॉलम्स ऐड होते हैं और वो नए कॉलम्स की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, नैन। क्योंकि यहाँ पे हम फिल वैल्यू की जो भी वैल्यू देंगे वो हमारे न्यू कॉलम्स की वैल्यू बन जाएगी। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू नैन होती है, यानी कि उन कॉलम्स में नैन वैल्यू आ जाए। बट अगर हम नैन की जगह कोई और वैल्यू यहाँ लिखते हैं तो वो वैल्यू हमारे कॉलम्स में स्टोर हो जाती है। ये जब अभी मैं करके दिखाऊंगी तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। जो इसका दूसरा सिंटैक्स है वो हमारा क्या है, वही चेंज जो रीनेम में था कि अगर हम इंडेक्स इज इक्वल टू एरे या कॉलम्स इज इक्वल टू एरे की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली एरे दें लेबल्स का और उसके बाद हम एक्सेस की वैल्यू दे दें 0 या 1। और अगेन इसमें भी जो है हमारा फिल वैल्यू होता है आर्गुमेंट कि अगर फिल वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू नैन है और अगर हम यहाँ कोई एक्सप्लिसिट वैल्यू देते हैं तो वो जो है रिप्लेस कर देगी हमारे न्यू कॉलम्स या न्यू रोज को। कैसे वर्क करता है आइए वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको आर्ग्यूमेंट्स ही एक्सप्लेन किए हुए हैं। जो लेबल और इंडेक्स और कॉलम ये वाले तीनों आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया ही पहले वाले की तरह कि लेबल और इंडेक्स कॉलम तीनों बिल्कुल सेम होते हैं। इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं,
एरे लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें किसका एरे प्रोवाइड करते हैं? न्यू लेबल्स का। वो लेबल्स किसके हो सकते हैं? इंडेक्सेस के भी हो सकते हैं और कॉलम्स के भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एक्सेस। अगर एक्सेस 0 है तो वो किसके होंगे? रोज के, और अगर एक्सेस 1 है तो वो कॉलम्स के लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद एक्सेस की वैल्यू 0 या 1 में से कुछ भी हो सकती है, या फिर आप इंडेक्स और कॉलम्स भी लिख सकते हो। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या होती है? 0, यानी कि अगर आपने एक्सेस की वैल्यू नहीं लिखी तो वो रो के लेबल्स को चेंज करता है। नेक्स्ट है फिल वैल्यू, द वैल्यू टू बी फिल्ड इन द न्यूली एडेड रोज और कॉलम। तो रीइंडेक्स मेथड जब हम कॉल करते हैं तो अगर हमारे डाटा फ्रेम में कोई नया रो या फिर कोई नया कॉलम ऐड होता है तो उसकी वैल्यू फिल करने के लिए हम फिल वैल्यू आर्गुमेंट का यूज करते हैं। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नैन होती है, यानी कि अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो न्यूली एडेड रोज और कॉलम्स में नैन स्टोर हो जाता है, और अगर हमने कोई वैल्यू दी है तो हमारी दी हुई वैल्यू स्टोर हो जाती है। Consider the following example that reindex the same data frame NDF used in the previous example of rename। तो अभी हमने rename के केस में जो डाटा फ्रेम यूज किया था NDF, जिसमें 4 रोज थी, Q1, Q2, Q3, Q4 और 4 कॉलम थे, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब रीइंडेक्स जो है वो 2 तरीके से यूज होता है। पहला जो है वो क्या, सिंटैक्स बिल्कुल सेम होता है, लेकिन हमने इसे 2 पार्ट में डिस्कस किया है। पहला जिसमें कोई नई रो और कॉलम ऐड नहीं हो रहा, और दूसरा जिसमें न्यू रो कॉलम ऐड हो रहा हो। बोथ द फॉलोइंग कमांड्स आर इक्विवेलेंट as by default access is 0 and will reorder the row indexes in the data frame NDF। तो यहाँ पे जो कमांड दी है ये दोनों ही कमांड जो है इक्विवेलेंट है, क्योंकि डिफॉल्ट जो है एक्सेस की वैल्यू 0 होती है। तो एक्सेस की वैल्यू आपने 0 एक्सप्लिसिटली लिखी है या एक्सेस की वैल्यू आपने दी ही नहीं है, दोनों बातें सेम है। इस केस में ये क्या कर रहा है, अब आप सिंटैक्स देखिए। पहले डाटा फ्रेम का नाम डॉट, हमने फंक्शन का नाम लिखा। इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ देखिए ये क्या प्रोवाइड की है, लिस्ट। तो आप यहाँ एरे लिस्ट कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमने लिस्ट प्रोवाइड कर दी, एक्सेस की वैल्यू 0 है, तो एक्सेस की वैल्यू 0 है तो किसे रीऑर्डर करेगा? ये रोज को रीऑर्डर करेगा। अब हमारे रोज के इंडेक्सेस जो है वो किस ऑर्डर में आएंगे? पहले Q4 आएगा, फिर Q1 आएगा, फिर Q3 आएगा और फिर Q2 आएगा। ठीक है, तो जब हमने इस स्टेटमेंट को रन किया तो उसके बाद हमें आउटपुट क्या मिला, ये हमें कोड स्निपेट दिखाई गई है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडेक्सेस जो है चेंज हो गए। पहले अब कौन सी रो डिस्प्ले हो रही है? Q4 वाली रो डिस्प्ले हो रही है। आप चाहो तो इसे मैच भी कर सकते हो। ओरिजिनल डाटा फ्रेम हमारा था, ये देखिए ये हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम था NDF। यहाँ पर देखिए Q4 वाली रो, ये वाली रो थी 49,000, 59,000, 58,500 एंड 9। और अब जो हमने कॉल किया है रीइंडेक्सिंग का, उसमें ये हमारी क्या बन गई है? फर्स्ट रो। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेम वही रो है, 49,000, 59,000, 58,500 एंड 9। उसके बाद हमारी Q1 वाली रो डिस्प्ले हो रही है, उसके बाद Q3 वाली रो डिस्प्ले हुई है, और उसके बाद Q2 वाली रो जो है वो डिस्प्ले हुई है। यानी कि हमारी रोज का जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया है। एन अल्टरनेट कमांड फॉर द अबव रिजल्ट। अभी तो हमने क्या किया था, यहाँ पे डायरेक्टली ये मैपर प्रोवाइड करके उसके बाद एक्सेस 0 या फिर एक्सेस प्रोवाइड ही नहीं किया। बट इसे ही करने का एक और तरीका क्या होता है कि आप इंडेक्स इज इक्वल टू उसके साथ ये लिस्ट जो है प्रोवाइड करो। तो इस केस में भी हमारा क्या होता है कि रो के इंडेक्सेस जो है वो रीऑर्डर हो जाते हैं। प्लीज नोट दैट only the existing indexes column are reordered as per the given order। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये चारों जो लेबल्स यूज किए Q4, Q1, Q3 और Q2, ये चारों ही हमारे डाटा फ्रेम के एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस थे। बट इट मे बी पॉसिबल कि हम इन एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस के अलावा कोई और नया इंडेक्स प्रोवाइड कर दें, और या फिर जो ये एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस हैं इन्हीं में से किसी इंडेक्स को स्किप कर दें। दोनों में से कोई भी चांस हो सकता है। तो उस केस को हमने नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है। जब हम एग्जिस्टिंग
इंडेक्सेस में से किसी इंडेक्स को स्किप कर देते हैं तो वो वाली रो जो है हमारे डाटा फ्रेम से डिलीट हो जाएगी। सिमिलरली कॉलम्स को जब हम डील कर रहे होंगे तो अगर हमने किसी कॉलम का इंडेक्स स्किप कर दिया तो वो कॉलम जो है डिलीट हो जाएगा। और सिमिलरली जब हम इंडेक्स का हैंडल कर रहे हैं तो यहाँ अगर हमने कोई एक्स्ट्रा इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया तो वो न्यू इंडेक्स हमारे डाटा फ्रेम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ कॉलम्स दे रहे हैं तो वो कॉलम जो है हमारे डाटा फ्रेम में ऐड हो जाएगा। तो री इंडेक्स मेथड की हेल्प से हमारे डाटा फ्रेम से रो और कॉलम्स डिलीट भी होते हैं और उसमें न्यू रो कॉलम्स जो है वो ऐड भी होते हैं। इफ द मेंशन्ड इंडेक्स और कॉलम do not exist in the data frame, these will be added as per the mentioned order। तो अगर given index या कॉलम जो है वो हमारे डाटा फ्रेम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो वो जो है न्यू रो या कॉलम इंसर्ट हो जाएगा उस ऑर्डर पे जहां पे हमने उसे इस लिस्ट के अंदर लिखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट कवर दिस। तो हम बुक में जो ये आपका सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे कवर कर रहा है सेम चीज को। रीऑर्डरिंग एज वेल एज एडिंग डिलीटिंग इंडेक्सेस लेबल्स। तो यहाँ पे रीऑर्डरिंग तो हो ही रही है, उसके साथ साथ हमारे रोज और कॉलम जो है वो ऐड और डिलीट भी हो रहे हैं। एग्जिस्टिंग रो इंडेक्सेस या कॉलम लेबल्स। अगर हमने एक्सेस 0 लिया है तो रो इंडेक्सेस का केस होगा, एक्सेस 1 है तो कॉलम लेबल्स का। आर रीऑर्डर्ड एज पर द गिवन ऑर्डर। तो वो रीऑर्डर हो जाएंगे किस ऑर्डर के बेसिस पे, जो हमने नया ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर के बेसिस पे। एंड नॉन एग्जिस्टिंग रो कॉलम इंडेक्सेस create new rows columns and by default nan values are filled in them। बट अगर हमने ऐसे इंडेक्सेस प्रोवाइड किए जो हमारे डाटा फ्रेम में नहीं है तो उस केस में क्या होगा, नए कॉलम्स ऐड हो जाएंगे और उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या बन जाएगी, नैन बन जाएगी, ठीक है। सेम चीज आप यहाँ देख भी सकते हो। हमने रीइंडेक्स मेथड कॉल किया, यहाँ पे हमने पहले लिस्ट प्रोवाइड की और उसके बाद एक्सेस 1 यानी कि हमारे कॉलम्स रीऑर्डर होंगे। बट यहाँ देखिए हमने लिस्ट में कौन कौन से आर्गुमेंट दिए। सबसे पहले हमने दिया 2019 हमारे डाटा फ्रेम में था तो वो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। फिर हमने दिया 2018, ये भी हमारे डाटा फ्रेम में था, अब ये सेकंड पोजीशन पे आ गया। फिर 2017 दिया जो पहले हमारा सेकंड पोजीशन पे आता था, अब ये हमारी थर्ड पोजीशन पे आ गया। 2016 ये ओरिजिनल डाटा फ्रेम में फर्स्ट पोजीशन पे था, अब यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे स्टोर हो गया। 2015 ये हमारे ओरिजिनल डाटा फ्रेम में था ही नहीं, बट फिर भी ये नया कॉलम ऐड हो गया और इसकी वैल्यूज क्या हो गई, नैन, क्योंकि ये पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो इसकी कोई वैल्यू हमारे पास थी ही नहीं और डिफॉल्ट वैल्यू नैन होती है तो इसलिए यहाँ पर नैन वैल्यू आ गई। सिमिलरली 2014 हमारे डाटा फ्रेम में एग्जिस्ट नहीं करता था तो ये नया कॉलम क्रिएट हो गया और इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो क्या बन गई, नैन वैल्यूज बन गई। द न्यू डाटा फ्रेम जनरेटेड बाय रीइंडेक्स contain only the row column indexes as per the given mapper। जो नया डाटा फ्रेम हमारा बनता है उसमें रो और कॉलम के इंडेक्सेस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नए मैपर के बेस पे होते हैं, पुराने वाले डाटा फ्रेम के बेस पे नहीं होते हैं। आप चाहे तो ये चीज यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए अब ये रो के केस पे किया है क्योंकि यहाँ एक्सेस की वैल्यू नहीं दी तो यानी कि इस बार हम रो के लेबल्स को चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या दिया, क्वार्टर 4 हमारे डाटा फ्रेम में एग्जिस्टिंग था, वो वाली रो हमारी फर्स्ट नंबर पे डिस्प्ले हो गई। देन Q1 दिया, ये भी रो हमारे डाटा फ्रेम में थी तो ये रो भी जो है वो ये रो हमारी सेकंड नंबर पे डिस्प्ले हो गई। उसके बाद हमने दिया Qt nil, ये रो हमारे डाटा फ्रेम में एग्जिस्ट नहीं करती थी बट स्टिल ये न्यू रो ऐड हो गई और इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो क्या आ गई, नैन स्टोर हो गई। ये सारा पार्ट मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी तो आपको वहां से ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करे या फिर हमें समझने में दिक्कत हो। प्रैक्टिकल पार्ट हम एक साथ करके देखेंगे, पहले हम बुक से रीइंडेक्स मेथड कवर कर लेते हैं फिर हम प्रैक्टिकल करके देख लेंगे उसका, ठीक है। स्पेसिफाई फिल वैल्यू फॉर द न्यू रो कॉलम, क्योंकि अभी ये फिल वैल्यू है उसके बाद एक बार डिलीटिंग कॉलम्स आएगा फिर हम खुद से इसे करके देखेंगे। फिल वैल्यूज का क्या काम होता है मैंने आपको बताया ही था, जो नए रो कॉलम ऐड हुए हैं उनमें हमें कौन सी वैल्यू फिल करनी है वो वैल्यू हम फिल वैल्यू में प्रोवाइड करते हैं। बाय यूजिंग आर्गुमेंट फिल वैल्यू you can specify which will be filled in the newly added row or
कॉलम। तो फिल वैल्यू आर्गुमेंट की हेल्प से हम वो वैल्यू डिसाइड करते हैं जो न्यूली एडेड रो कॉलम्स में स्टोर होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फिल वैल्यू आर्गुमेंट, अगर हमने फिल वैल्यू आर्गुमेंट नहीं लिखा है, द न्यू रो कॉलम इज फिल्ड विद नैन वैल्यू, तो उस केस में वो किससे फिल हो जाते हैं? नैन वैल्यू से फिल हो जाते हैं। अब पिछले केस में क्योंकि फिल वैल्यू हमने नहीं दिया था, तो जो न्यूली एडेड कॉलम थे उसमें भी नैन स्टोर हुआ था, जो न्यूली एडेड रो थी उसमें भी नैन स्टोर हुआ था। बट ये देखिए, अगर हम फिल वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, अब यहाँ हमने एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया है, तो रो इंडेक्सेस जो है वो रीऑर्डर हो रहे हैं। क्वार्टर 4 ऑलरेडी था, वो आ गया, क्वार्टर 1 भी ऑलरेडी था, वो डिस्प्ले हो गया, बट क्वार्टर QT nil जो है वो ओरिजिनल डाटा फ्रेम में नहीं था, तो ये नई रो ऐड हुई। इस नई रो की वैल्यूज क्या होंगी? इस बार हमने फिल वैल्यू आर्गुमेंट दिया हुआ है और उसकी वैल्यू क्या दी है? 1000। तो इस वाली रो में सारी वैल्यूज क्या बन गई? 1000 बन गई। ठीक है, तो जो भी हम फिल वैल्यू की वैल्यू देते हैं वो हमारे न्यूली एडेड रो या कॉलम में स्टोर हो जाती है। सिमिलरली जब हम यहाँ कॉलम्स को री इंडेक्स कर रहे हैं, कॉलम्स को रीऑर्डर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखिए 2019 ऑलरेडी हमारे डाटा फ्रेम में था, तो वही यहाँ पे स्टोर हुआ। 2017 भी हमारे डाटा फ्रेम में था, तो वही यहाँ पे स्टोर हुआ। बट 2015 हमारे डाटा फ्रेम में नहीं था, तो ये नया कॉलम ऐड हुआ और इसकी वैल्यू क्या हुई? जो हमने यहाँ फिल वैल्यू आर्गुमेंट में प्रोवाइड की थी वही वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? स्टोर हो गई। अब इस सारे पार्ट को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि रीइंडेक्स मेथड जो है वो कैसे कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमने रीनेम यूज किया था, अब हम इस पार्ट को हटा देते हैं। ठीक है, हम नया डाटा फ्रेम DF1 में ही स्टोर करेंगे, बट इस बार हमें मेथड कौन सा यूज करना है? रीइंडेक्स। ठीक है, तो हमने रीइंडेक्स मेथड यूज किया। अब रीइंडेक्स मेथड के अंदर हम क्या करेंगे? हम लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिसे भी हमें चेंज करना है उसकी सबसे पहले हम रो के इंडेक्सेस को चेंज करके देखते हैं। हमारे पास एक्चुअल ऑर्डर क्या था? क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3। तो अब हम यहाँ लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें हम फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करेंगे? क्वार्टर 3। उसके बाद हम दे देते हैं क्वार्टर 2 और उसके बाद हम दे देते हैं क्वार्टर 1। ठीक है, एक्सेस की वैल्यू हम यहाँ नहीं दे रहे, डिफॉल्ट एक्सेस की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो प्रिंट स्टेटमेंट हमने चेंज नहीं की, पहले हमारा न्यू डाटा फ्रेम डिस्प्ले होगा और उसके बाद हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम जो है वो डिस्प्ले होगा। तो हम इसे रन करके देखते हैं, तो ये देखिए, ये हमारा न्यू डाटा फ्रेम है। कॉलम्स में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन रो के इंडेक्सेस जो है वो रिलेबल हो गए। यहाँ जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम की लास्ट रो थी वो हमारे न्यू डाटा फ्रेम की फर्स्ट रो बन गई। सबसे पहले क्वार्टर 3 वाली रो आई, देन क्वार्टर 2 वाली रो आई और उसके बाद क्वार्टर 1 वाली रो आई। तो हमारे लेबल्स जो है वो इंटरचेंज हो गए। यहाँ अगर हम एक्सेस इज इक्वल टू 1 प्रोवाइड कर दें, सॉरी रोज के लिए कर रहे हैं तो एक्सेस इज इक्वल टू 0 प्रोवाइड कर दें, तो इस केस में भी हमारा सेम काम जो है परफॉर्म होगा। रोज के इंडेक्सेस जो है वो रीऑर्डर हो गए क्वार्टर 3, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 1 की फॉर्म में। ठीक है, इसी को करने का एक और तरीका और क्या होता है कि हम यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करने की बजाय क्या करें? यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू उस तरीके से परफॉर्म करें, इंडेक्स इज इक्वल टू करके ये लिस्ट प्रोवाइड करें। अब जब हम इसे रन करेंगे तो देखिए इस केस में भी हमें सेम आउटपुट मिला है कि हमारे रो के इंडेक्सेस जो है वो अल्टर हो गए। अब हम करते हैं कि न्यू कॉलम, न्यू रोज ऐड कैसे होती हैं या ओल्ड रोज डिलीट कैसे होती हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ से क्वार्टर 1 को हटा देती हूँ। इस केस में मैंने अपने नए डाटा फ्रेम में सिर्फ 2 ही रो दी, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 2। तो अब जब मैं इसे रन करूंगी तो ये देखिए जो हमारा न्यू डाटा फ्रेम है उसमें सिर्फ 2 ही रोज आई। जो हमारी क्वार्टर 1 वाली रो थी वो डिलीट हो गई क्योंकि हमने यहाँ इसमें क्वार्टर 1 प्रोवाइड नहीं किया था। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं यहाँ दे देती हूँ क्वार्टर 4। अब क्वार्टर 4 वाली रो हमारे ओरिजिनल डाटा फ्रेम में तो है नहीं, तो ये क्वार्टर 4 की न्यू रो ऐड हो जाएगी और क्योंकि यहाँ हमने फिल वैल्यू आर्गुमेंट नहीं दिया है तो उसमें क्या स्टोर हो जाएगा? नैन स्टोर हो जाएगा। तो ये देखिए हमने रन किया तो ये क्वार्टर 4 की एक नई रो ऐड हो गई और उसमें सारी वैल्यूज क्या हो गई? नैन हो गई। अगर मैं यहाँ फिल वैल्यू आर्गुमेंट प्रोवाइड कर देती, फिल अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू, मैं यहाँ दे देती
11। ठीक है, तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए हमारी जो नई रो ऐड हुई उसमें सारी वैल्यूज क्या हो गई, 11 हो गई। इसी तरीके से हम कॉलम्स का केस कर सकते हैं। हम एक बार कॉलम्स को भी करके देख लेते हैं। कॉलम्स के केस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉलम इज इक्वल टू, अब ये लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास कौन कौन से कॉलम है, 2015, 16, 17, 18 एंड 19। तो हम इन्हें रीऑर्डर कर देते हैं। रिवर्स ऑर्डर हम यहाँ लिख देते हैं 2019, 2018, 2017, 2016 एंड 2015। अभी हमने कोई एक्स्ट्रा कॉलम प्रोवाइड नहीं किया, ना ही किसी एग्जिस्टिंग को डिलीट किया, हमने सिंपली सारे कॉलम्स का ऑर्डर जो है वो चेंज कर दिया। तो अब इसे रन करते हैं। ये देखिए जो ये हमारा न्यू डाटा फ्रेम था इसमें हमारे कॉलम्स का ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया और हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम जो है वो एज इट इज है। आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट कॉलम जो है वो पहले डिस्प्ले हो रहा है, फिर 2018 वाला कॉलम, देन 2017 वाला, देन 2016। इस तरीके से कॉलम्स जो है हमारे रीऑर्डर हो गए हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं एक्स्ट्रा कॉलम दे देती हूँ 2014, इस केस में क्या होगा, 2014 हमारे एक्चुअल डाटा फ्रेम में नहीं था, तो ये हमारा नया कॉलम ऐड हो जाएगा और इसमें सारी वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, नैन स्टोर हो जाएंगी। बट अगर मैं यहाँ फिल वैल्यू आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर देती हूँ, फिल वैल्यू इज इक्वल टू मान लीजिए मैंने 100 कर दिया, तो अब इस केस में हमारा क्या होगा, इस नए कॉलम की सारी वैल्यूज क्या बन जाएंगी, 100 बन जाएंगी। अगर मैं यहाँ कॉलम्स में से मान लीजिए 2019 हटा देती हूँ, 2019 हमारे एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम में था बट न्यू में मैंने प्रोवाइड नहीं किया, तो हम जब इसे रन करेंगे तो ये देखिए न्यू डाटा फ्रेम में 2019 वाला कॉलम जो है वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने उसे न्यू डाटा फ्रेम में प्रोवाइड नहीं किया। इसी चीज को करने के लिए हम कॉलम्स इज इक्वल टू की जगह और कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सेस इज इक्वल टू 1। अब हम ये फिल वैल्यू मान लीजिए 99 कर देते हैं, ये भी हमारा सेम काम करेगा, कॉलम्स को रीऑर्डर करेगा। 2014 नहीं था, ऐड हुआ और फिल वैल्यू उसकी क्या हो गई, 99 हो गई। तो इसी तरीके से हम रो और कॉलम्स के इंडेक्सेस को रीऑर्डर कर सकते हैं, न्यू रो और कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रो कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट पे। ये आज की हमारी वीडियो का तो लास्ट टॉपिक है ही साथ जो हमारी ये प्ले लिस्ट चल रही है कि हम डाटा फ्रेम का एडवांस पार्ट की जो सीक्वेंस है 6th वीडियो, ये हमारे डाटा फ्रेम के एडवांस पार्ट का भी लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के साथ हमारा डाटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हम बहुत दिन से डाटा फ्रेम पढ़ रहे हैं, पहले हमने बेसिक पढ़ा डाटा फ्रेम का, फिर हमने एडवांस्ड ऑपरेशन पढ़े। ये बहुत ही लेंथी टॉपिक था बट आज ये हमारा इस टॉपिक का जो है वो कवर अप हो जाएगा सब कुछ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम जो है पाइपलॉट लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। लास्ट मेथड जो है वो हमारा क्या है, रीइंडेक्स लाइक। मैंने आपको बताया ही था रीइंडेक्स लाइक मेथड हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम होता है, हमें उस डाटा फ्रेम के जैसे इंडेक्सेस जो है जनरेट करने हो, तो उस केस में हम रीइंडेक्स लाइक मेथड का यूज करते हैं। The reindex like function works on data frame and reindexes its data as per the argument data frame passed to it। तो reindex like function क्या करता है कि डाटा फ्रेम के इंडेक्सेस को चेंज करता है, किसके बेसिस पे, जो डाटा फ्रेम हमने एज आर्ग्यूमेंट पास किया है reindex मेथड में उसके इंडेक्सेस के बेसिस पे। दिस फंक्शन डज द फॉलोइंग थिंग्स। ये फंक्शन हमारी क्या क्या परफॉर्म करता है वो हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ द करंट डाटा फ्रेम हैज सम मैचिंग रो इंडेक्सेस और कॉलम लेबल्स। अगर हमारे डाटा फ्रेम में उस जो डाटा फ्रेम हमने आर्ग्यूमेंट में दिया है उस डाटा फ्रेम से मैचिंग रो कॉलम हमारे एक्चुअल डाटा फ्रेम में है, तो उस केस में देन रिटेन द इंडेक्स लेबल एंड इट्स डाटा। तो उस केस में वो रोज और वो कॉलम्स जो है सेम रहेंगे, उनका डाटा भी जो है वो सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे।
ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या कवर किया कि हमारे ओरिजिनल डाटा फ्रेम में अगर कुछ ऐसे रो या कॉलम्स हैं जो उस पास्ड आर्गुमेंट वाले डाटा फ्रेम के अंदर भी हैं, तो उन कॉलम्स और रोज में कोई चेंज नहीं आएगा। If the current data frame has some row indexes or column labels in it which are not in the past data frame, drop them। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे डाटा फ्रेम में कुछ ऐसे रो इंडेक्सेस या कॉलम लेबल्स हैं जो पास्ट डाटा फ्रेम में, यानी कि जिस डाटा फ्रेम को हमने आर्गुमेंट में दिया है उस डाटा फ्रेम में नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ड्रॉप देम का मतलब क्या है कि उन्हें डिलीट कर देते हैं। If the current data frame does not have some row column labels which are in the past document। अब पहला पॉइंट तो हमने ये किया कि अगर मैचिंग रो कॉलम है तो वो एज इट इज रहेंगे। दूसरा पॉइंट किया कि अगर एक्चुअल डाटा फ्रेम के वो रो कॉलम्स जो उस पास्ट डाटा फ्रेम में नहीं है वो डिलीट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट कहता है कि एक्चुअल डाटा फ्रेम में अगर वो वाले कुछ रो कॉलम ऐसे हैं जो एक्चुअल डाटा फ्रेम में नहीं है लेकिन जो पास्ट डाटा फ्रेम है उसमें है, तो वो रो कॉलम्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, नैन हो जाएगी। ठीक है, reindex like ensure that current data frame object conform to the same indexes labels on all axes। तो reindex like मेथड एक और चीज क्या इंश्योर करता है कि हमारे जो करंट डाटा फ्रेम है उसमें उतनी ही रोज और कॉलम्स हों जितनी की पास्ट डाटा फ्रेम के अंदर हमारी अवेलेबल है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल रीइंडेक्स की तरह ही वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है, रीइंडेक्स के अंदर हम एक्सप्लिसिटली लिख रहे थे, इसके अंदर हम डाटा फ्रेम का नाम दे रहे हैं। क्योंकि आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट से ही स्टार्ट कर लीजिए कि जो मैचिंग रो लेबल्स हैं वो एज इट इज रहती है। तो रीइंडेक्स में भी तो यही था, ये हमने जब रीइंडेक्स किया तो जो मैचिंग रोज या कॉलम थे, अब यहाँ पर इसी केस को देख लीजिए, ये चार कॉलम्स जो थे 2018, 2017, 2016 और 2015, ये चारों कॉलम्स जो थे वो मैचिंग कॉलम्स थे, तो वो चारों कॉलम्स जो है एज इट इज रहे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर हमारे डाटा फ्रेम में कोई ऐसा कॉलम है जो कि उस पास्ट डाटा फ्रेम में नहीं है तो उसे हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, अब अगर हमारे डाटा फ्रेम में, अब हमारे डाटा फ्रेम में क्या था, 2019 वाला कॉलम जो है वो हमारे एक्चुअल डाटा फ्रेम में था, लेकिन उसे हमने पास्ट आर्गुमेंट में नहीं लिखा, तो इसलिए वो डाटा फ्रेम क्या हो गया, डिलीट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो वही सेम चीज है, बस फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ पे इस लिस्ट की जगह डाटा फ्रेम का नाम है। तो अगर हमारे एक्चुअल डाटा फ्रेम का कोई कॉलम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर डाटा फ्रेम में कोई, मतलब अगर हमारे डाटा फ्रेम में कोई कॉलम नहीं है जो कि पास्ड डाटा फ्रेम में है तो वो ऐड हो जाएगा, वो चीज यहाँ भी थी। अब हमारे एक्चुअल डाटा फ्रेम में 2014 नाम का कोई कॉलम नहीं था, बट क्योंकि 2014 यहाँ पे पास हुआ था तो इसलिए वो हमारे डाटा फ्रेम में क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारे पास्ट डाटा फ्रेम है उसमें जितने रो और कॉलम्स हैं वही हमारे एक्चुअल डाटा फ्रेम में होने चाहिए। तो वही सेम चीज यहाँ भी है कि जितने कॉलम्स के नाम हमने यहाँ पे पास किए हैं, या फिर अगर हम रो का केस कर रहे होते हैं तो जितनी रोज हमने यहाँ पे पास की हैं उतनी ही हमारी इस न्यू डाटा फ्रेम के अंदर होनी चाहिए। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट सेम ही है, फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ हमने एक्सप्लिसिटली लिखे हैं और रीइंडेक्स लाइक के अंदर हम डाटा फ्रेम का नाम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं रीइंडेक्स लाइक का सिंटैक्स। जिस डाटा फ्रेम में चेंजेस करने हैं उस डाटा फ्रेम का नाम, डॉट रीइंडेक्स लाइक यानी कि मेथड का नाम, और इसमें हम आर्गुमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे, उस किसी दूसरे डाटा फ्रेम का नाम जिसके जैसे इंडेक्सेस हमें क्रिएट करने हैं। यहाँ पैरामीटर आपको एक्सप्लेन किया गया है कि इस अदर का मतलब क्या है, नेम ऑफ द डाटा फ्रेम एज पर विच करंट डाटा फ्रेम इज टू बी रीइंडेक्स, कि जिस डाटा फ्रेम के बेसिस पे हमें अपने करंट डाटा फ्रेम को रीइंडेक्स करना है उस डाटा फ्रेम का नाम हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। Consider following example that uses two different data frames, NDF2 and CELDF as shown below।
अब क्योंकि यहाँ पे हमें दो डाटा फ्रेम्स की जरूरत है, एक जिसमें चेंजेस करने हैं और दूसरा जिसके जैसे हमें चेंजेस करने हैं, तो इस फंक्शन को समझने के लिए हमें दो डाटा फ्रेम्स की जरूरत है। तो इसलिए उन्होंने इन दो डाटा फ्रेम्स को यूज किया है। ये दोनों डाटा फ्रेम आपको यहाँ पे पहले शो कर दिए गए हैं। NDF2 जो डाटा फ्रेम है उसके अंदर 4 रोज हैं, Q1, Q3, Q4 और QTN, और इसके अंदर 5 कॉलम्स हैं, 2019, 2017, 2015, 2013 एंड 2011। ठीक है। सेलडेफ का जो स्ट्रक्चर है, सेलडेफ के अंदर 4 रोज हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, और 4 कॉलम्स हैं, 2016, 17, 18 एंड 19। अब इन दोनों डाटा फ्रेम को यूज करके हम रीइंडेक्स लाइक मेथड को समझेंगे। नाउ इफ यू रीइंडेक्स NDF2 एज पर सेलडेफ, यू विल इशू द कमांड एज। हमें चेंजेस किस में करने हैं? NDF2 में करने हैं। किसके जैसे करने हैं? सेलडेफ के जैसे करने हैं। ठीक है। तो हमने कमांड क्या दी? जिस डाटा फ्रेम में चेंजेस करने हैं उसका नाम डॉट रीइंडेक्स लाइक, और जिसके जैसे चेंजेस करने हैं उसका नाम। यानी कि अब चेंजेस किस में होंगे? NDF2 में होंगे। किसके जैसे होंगे? सेलडेफ के जैसे होंगे। एंड पाइथन विल मेक बोथ द एक्सेस ऑफ NDF2 सेम एज सेलडेफ। तो इस कमांड के बाद पाइथन क्या करेगा? NDF2 का जो डाटा फ्रेम है उसके दोनों ही एक्सेस को किसके जैसा बना देगा? सेलडेफ जैसा बना देगा। यानी कि यहाँ पर ये जो इंडेक्सेस होंगे, ये हमारे पास 4 इंडेक्सेस कौन से आ जाएंगे? Q1, 2, 3, 4, और कॉलम्स कौन से आ जाएंगे? 2016, 17, 18 और 19। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए Q1, 3 और 4 तो ऑलरेडी हमारे इस डाटा फ्रेम में था, तो यही वैल्यूज आएंगी जो हमारे इस डाटा फ्रेम में है। बट Q2 जो है इस डाटा फ्रेम में नहीं है, तो Q2 की रो यहाँ पे ऐड हो जाएगी विद नैन वैल्यूज, और क्योंकि QTN सेलडेफ में नहीं है तो ये वाली रो जो है वो क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। सिमिलरली कॉलम्स के केस में 2016 यहाँ पे है नहीं, नया कॉलम ऐड हो जाएगा विद नैन वैल्यूज। 2017 यहाँ अवेलेबल है तो एज इट इज स्टोर हो जाएगा। 2018 यहाँ पर नहीं है तो नया कॉलम ऐड हो जाएगा विद नैन वैल्यूज। तो बेसिकली 2016 भी विद नैन वैल्यूज ऐड होगा, 2018 भी विद नैन वैल्यूज ऐड होगा, 2017 की वैल्यूज यही रहेंगी जो यहाँ है, 2019 भी यहाँ पे है तो वैल्यूज जो है सेम रहेंगी। ठीक है। While retaining the existing common data from NDF2, dropping extra data and adding missing index labels with nan value। तो NDF2 में क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे? जो कॉलम्स और रोज सेलडेफ के जैसी हैं उनका डाटा रिटेन कर लिया जाएगा, जो एक्स्ट्रा है यानी कि NDF2 में अगर कोई ऐसी रो या कॉलम है जो सेलडेफ में नहीं है उन्हें डिलीट कर दिया जाएगा, और सेलडेफ की वो रोज और कॉलम जो NDF2 में नहीं है वो ऐड हो जाएंगी विद नैन वैल्यूज। ठीक है। तो यहाँ आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जब हमने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो इस केस में हमारा क्या हुआ? रोज कौन कौन सी हो गई? Q1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। Q2 वाली रो हमारी NDF2 में नहीं थी तो ये पूरी रो किसके साथ आ गई? नैन वैल्यूज के साथ आ गई। सिमिलरली 2016 वाला कॉलम हमारे NDF2 में नहीं था तो ये नया कॉलम आया विद नैन वैल्यूज। 2018 वाला भी नया कॉलम आया विद नैन वैल्यूज। इसके अलावा जो बाकी कॉलम्स थे वो सब डिलीट हो गए, जो QTN वाली रोज थी वो भी हमारी यहाँ पे डिलीट हो गई। तो इस तरीके से रीइंडेक्स लाइक मेथड की हेल्प से हम जो है हम अपने एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम के इंडेक्सेस को किसी दूसरे डाटा फ्रेम के इंडेक्सेस जैसा बना सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कवर हो गया है। एक बार हम इस पार्ट को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें 2 डाटा फ्रेम्स की जरूरत है, तो हम एक और डाटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। डाटा फ्रेम से पहले हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, और np.array, यहाँ पे हम 2D एरे लेंगे। इसमें हम 3 ही कॉलम्स ले लेते हैं। सेकेंड रो को हमने लिस्ट में दे दिया, फिर इसके बाद हमने एक रो और ले ली, थर्ड रो। ठीक है। अब इस वाले न्यू एरे में हमने 3 रो और 3 कॉलम ले ली।
अब हम नया डाटा फ्रेम df2 क्रिएट कर लेते हैं। df2 इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम किस एरे की हेल्प से क्रिएट कर रहे हैं, arr2 की हेल्प से, ठीक है। कोमा लगा के अब इसके इंडेक्सेस और रोज को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे कितनी रोज दी हैं हमने इस डाटा फ्रेम में, 3 रो दी हैं, तो तीनों रोज के लिए लेबल हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। लेबल मान लीजिए हम दे देते हैं, फर्स्ट हमने दे दिया Q1, सेकंड हम दे देते हैं Q2 और थर्ड हम दे देते हैं Q3, ठीक है। अब हम देंगे कॉलम्स के नेम। कॉलम्स इज इक्वल टू, हमारे पास 3 कॉलम है तो तीनों कॉलम्स के हम नाम दे देते हैं। सबसे पहले हमने 2015 दे दिया, उसके बाद हमने दे दिया 2019 और उसके बाद हमने दे दिया 2011, ठीक है। अब ये हमारे डाटा फ्रेम जो है वो क्रिएट हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहां से इस पार्ट को हटा देते हैं, पहले इस रीइंडेक्स मेथड को भी हटा देते हैं। अब हम df वाले जो डाटा फ्रेम है, पहले मैं आपको दोनों प्रिंट करके दिखा देती हूँ। प्रिंटिंग df ठीक है, और इसके बाद हम न्यू डाटा फ्रेम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट df2, इसके साथ भी हम स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देंगे ताकि हमें जो है इजीली समझ आ जाए। अब इसे रन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपका df वाला डाटा फ्रेम है जिसमें हमारे पास 3 रो और 5 कॉलम्स हैं। रो और कॉलम्स के लेबल ध्यान से देख लीजिए। रो के लेबल्स Q1, 2, 3 और कॉलम्स 2015, 16, 17, 18, 19। नेक्स्ट जो हमने df2 क्रिएट किया, इसमें हमारे पास 3 रो हैं Q1, Q2 एंड Q3 और 3 कॉलम्स हैं 2015, 2019 और 2011। अब हम यूज करेंगे रीइंडेक्स लाइक मेथड को, ठीक है। तो हमें किसे रीइंडेक्स करना है, df को। df डॉट रीइंडेक्स लाइक, और इसके साथ हम आर्गुमेंट क्या दे देंगे, df2, हमें df2 के जैसा क्रिएट करना है। तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, df2 में हमारी 3 रो हैं तो हमारे df में भी 3 रो आ जाएंगी, लेकिन Q1 वाली रो तो हमारे पास है तो सेम डाटा रहेगा। Q2 और 3 जो है विद नैन वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, ठीक है। 2015 वाला कॉलम है एज इट इज रहेगा, 2019 वाला कॉलम एज इट इज रहेगा, 2011 वाला कॉलम जो है वो विद नैन वैल्यूज ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए, जब हमने इसे रन किया, हमने इसे प्रिंट नहीं करवाया यहाँ पे, तो हम इसे प्रिंट करवाने के लिए एक डाटा फ्रेम df3 ले लेते हैं और यहाँ पे दे देंगे प्रिंट df3। इसके साथ साथ एक कमांड और दे देते हैं प्रिंटिंग df3 की। प्रिंट df3। अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा नया डाटा फ्रेम आया df3। अब इस df3 में देखिए, Q1 वाली रो जो है वो एज इट इज है जो हमारी ओरिजिनल डाटा फ्रेम में थी। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे Q1 वाली रो में फर्स्ट वैल्यू जो 2015 वाले कॉलम की थी वो 234 थी, तो यहाँ भी वो क्या रही, 234 रही। उसके बाद 2019 वाले कॉलम में यहाँ क्या था, 444 था, तो यहाँ पे भी वो क्या रहा हमारा, 444। इसे स्क्रॉल अप करते हैं। यहाँ ये 2019 वाले कॉलम में 444 था, तो यहाँ पे भी 2019 वाले कॉलम में क्या आया, 444। 2011 वाला कॉलम यहाँ था ही नहीं, तो इसलिए इसमें क्या स्टोर हुआ, नैन स्टोर हुआ, ठीक है। सिमिलरली Q2 वाली रो जो है वो हमारे ओरिजिनल डाटा फ्रेम में नहीं थी, तो पूरी रो में नैन आ गया। Q3 वाली रो जो है वो भी डाटा फ्रेम में नहीं थी, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या हो गई, नैन हो गई। तो इस तरीके से हमारे रो और कॉलम्स जो हैं वो सेम हो गए, जो कि हमने चेंजेस किए थे। तो यहाँ हमारे df के रो और कॉलम df2 के जैसे हो गए। इसी तरीके से हम किसी के भी इंडेक्सेस को चेंज कर सकते हैं, रीनेम, रीइंडेक्स और रीइंडेक्स लाइक मेथड का यूज करके। रीनेम की हेल्प से
हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम्स को चेंज करते हैं। रीइंडेक्स की हेल्प से हम ऑर्डर को चेंज करते हैं और नए रो कॉलम्स ऐड करते हैं। और रीइंडेक्स लाइक की हेल्प से हम किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम जैसे इंडेक्सेस अपने डाटा फ्रेम में क्रिएट करते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को भी कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज विद द पाइप्लॉट मेथड्स, जिसमें हमारा डाटा विजुअलाइजेशन स्टार्ट होगा। डाटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्राफ्स से रिलेटेड पार्ट। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम ड्राइंग वाला पार्ट करेंगे कि ग्राफ्स जो है हम कैसे ड्रॉ करते हैं पाइथन में, और वो वाला नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। डाटा फ्रेम बहुत दिन से डिस्कस कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप लोग भी बोर होने लगे होंगे कि इतने दिन से डाटा फ्रेम पढ़ रहे हैं। बट क्योंकि हमारी फर्स्ट यूनिट 30 मार्क्स की है और इस यूनिट में मेन फोकस जो है वो डाटा फ्रेम पे ही है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि 70 में से 30 मार्क्स बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर आपने इस यूनिट को अच्छे से कर लिया तो एग्जाम्स में आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत इजी हो जाएगा। तो आज की वीडियो को अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए, जो डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।